नमस्कार दोस्तों, आज हम आप लोगों को प्राचीन जो आर्य भाषाएं हैं उसके बारे में बताएंगे, जो कि टीजीटी और पीजीटी में बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है। जो प्राचीन आर्य भाषा है वो कितने भागों में बांटी गई है और हमारे हिंदी का विकास कहाँ से हुआ और इसके लेखक कौन कौन है, इस बारे में हम आप लोगों को आज बताएंगे। सबसे पहला देखो, प्राचीन जो भारतीय आर्य भाषा है उसको पहले तीन भागों में इन्होंने डिवाइडेशन किया है। इसका तीन भागों में बांटा है। पहली है प्राचीन आर्य भाषा, दूसरी है मध्यकालीन आर्य भाषा और तीसरी है आधुनिक कालीन आर्य भाषा। अब प्राचीन भारतीय आर्य भाषा कौन सी है? तो प्राचीन जो आपकी भारतीय आर्य भाषा है वो दो भागों में बांटी गई है। सबसे पहली है आपकी वैदिक संस्कृत और दूसरी है आपकी लौकिक संस्कृत। अब इसमें क्या है, वैदिक संस्कृत का आपसे काल पूछा जा सकता है कि वैदिक संस्कृत का समय बताइए। तो वैदिक संस्कृत का जो समय है वो आपका 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। इसका ध्यान रखिए, ईसा पूर्व है, ये ईसवी नहीं है। ठीक है, यानी ईसाई के जन्म से 1500 साल पहले की बात ये चल रही, 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक। ठीक है, इसको इन्होंने छांस कहा है। छांस, अगर इसका दूसरा नाम अगर पूछ लिया जाए तो इसे क्या कहा है उन्होंने? छांस नाम भी कहा है। क्या कहा है? छांस नाम से कहा है। और इसे कहा किसने? यास्क और पाणिनि ने। यास्क और पाणिनि ने इसका नाम क्या दिया है? छांस। यानी वैदिक संस्कृत का अगर दूसरा नाम है तो क्या है? उसका छांस है। इस चीज़ का भी ध्यान रखना चाहिए। और यास्क जो है, यास्क जो है विश्व के सबसे पुराने क्या है, यास्क ने क्या लिखा था? निरुक्त लिखा था। ये भी किस रचना पूछ ली जाती है। ठीक है। अगला देखिए आप, अगला आपका है क्या दिया हुआ? लौकिक संस्कृत। अब लौकिक संस्कृत में क्या है? 1000 ईसा पूर्व से है 500 ईसा पूर्व तक लौकिक संस्कृत। अब क्या है, लौकिक संस्कृत को पाणिनि ने क्या कहा था? पाणिनि ने क्या लिखा है? संस्कृत। इसको जो नाम दिया, दूसरा नाम क्या था इसका? लौकिक संस्कृत का संस्कृत नाम दिया। और पाणिनि ने ही संस्कृत को है जो है संस्कृत में अष्टाध्यायी जो लिखा है वो भी किसने लिखा है? पाणिनि के द्वारा ही लिखा गया है। अब क्वेश्चन यहाँ पर ये भी बन जाता है कि हिंदी की आदि जननी कौन है? तो हिंदी की आदि जननी कौन सी होगी? आपकी वैदिक संस्कृत या लौकिक संस्कृत। ठीक है, वैदिक दी हो तो वैदिक, या लौकिक संस्कृत तो लौकिक। आदि जननी जो है उसकी लौकिक संस्कृत होती है। ठीक है, संस्कृत यानी संस्कृत होगी अगर देखा जाए तो संस्कृत, यानी आदि जननी कौन है इसकी? संस्कृत हिंदी की। अब देखिए मध्यकालीन आर्य भाषाओं को भी कितने भागों में बांटा है इन्होंने? 3 भागों में बांटा। मध्यकालीन आर्य भाषाओं को कितने भाग बांटा है इन्होंने? 3 भागों में बांटा है। सबसे पहला भाग देखिए, पहला भाग है आपका पाली। देखिए, पाली भाषा पूछी जाती है। पाली कितना है? अब समय सीमा इसकी पूछ ली जाती है 500 ईसा पूर्व से पहली ईस्वी तक। 500 ईसा पूर्व से पहली ईस्वी तक जो है क्या है, आपकी पाली का काल माना जाता है, पाली भाषा का। और पाली जो है भारत की प्रथम देश भाषा है। पाली जो है प्रथम देश भाषा किसकी है? भारत की पहली देश भाषा। क्वेश्चन ये बनता है भारत की प्रथम देश भाषा कौन सी है? तो वो कहलाएगी आपकी पाली। ठीक है। और भगवान बुद्ध ने अपने सारे उपदेश किसमें, प्रश्न ये भी बनता है, भगवान बुद्ध ने अपने सारे उपदेश किसमें दिए? वो दिए थे आपके पाली भाषा में। ठीक है, ये प्रश्न भी बनता है। अब अगला देखिए, दूसरा है आपका प्राकृत। अब प्राकृत आ गया। प्राकृत का समय सीमा पूछ ली जाती है। तो प्राकृत की समय सीमा है पहली ईस्वी से 500 ईस्वी तक। ठीक है। अब महावीर ने अपने सारे उपदेश किसमें दिए थे? वो भी प्राकृत में दिए थे। अब इसमें क्या है, महावीर की बात आ गई। तो महावीर से अगर पूछा जाए, क्वेश्चन ये आता महावीर ने अपने सारे उपदेश किस भाषा में दिए हैं? तो वो दिए हैं आपके प्राकृत भाषा में। ठीक है। अब तीसरी देखिए, तीसरी आपकी जो भाषा है वो है अपभ्रंश। अपभ्रंश का जो समय सीमा है वो है आपकी 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक। और उसके बाद है आपकी अभट्ट। ठीक है, अभट्ट जो है 900 ईस्वी से 1100 ईस्वी तक। 900 से 1100 ईस्वी है। इसे संक्रमणकालीन या संक्रांतिकालीन भाषा भी कहा जाता है। ठीक है, अभट्ट के लिए। अब देखिए अगला जो तीसरे भाग में जो आर्य भाषा को बांटा है वो आधुनिक आर्य भाषा। आधुनिक आर्य भाषा में क्या आ जाता है आपका? प्राचीन हिंदी। प्राचीन हिंदी का समय सीमा पूछी जाएगी तो 1100 से 1400 ईस्वी। अगर मध्यकालीन पूछी जाएगी तो 1400 से 1850 ईस्वी। और आधुनिक हिंदी पूछा जाएगा तो 1850 से अब तक। ये प्रश्न इससे पूछे जाते हैं। अगला देखिए, अगले में क्या है? विकास क्रम। ये प्रश्न बहुत पूछा जाता है। आज तक कई बार हिंदी की कोई भी कंपटीशन रही हो, चाहे वो टीजीटी, पीजीटी, नेट या फिर कोई भी कंपटीशन रही हो, उसमें विकास क्रम बहुत पूछा। विकास क्रम को आप बहुत आराम से देख लेना ध्यानपूर्वक। विकास क्रम में सबसे पहला नाम आता है संस्कृत का। संस्कृत के बाद जो विकास हुआ उसके बाद पाली आई।
पाली के बाद जो आया वो प्राकृत आई, और प्राकृत के बाद अपभ्रंश आई, और अपभ्रंश भाषा के बाद अवहट्ट आई, और अवहट्ट के बाद क्या है, हिंदी का विकास हुआ। ये आपका विकास क्रम लिखा हुआ है। पहला क्या है, संस्कृत, फिर पाली, फिर कौन सी, प्राकृत, फिर अपभ्रंश, फिर अवहट्ट और फिर हिंदी। ये विकास क्रम को आप बहुत इंपॉर्टेंट समझिए, विकास क्रम बहुत पूछा जाता है, विकास क्रम को आप लोग ध्यान रखना। अगला प्रश्न हम देखेंगे, अपभ्रंश को आधुनिक भाषाओं का विकास, अपभ्रंश से आधुनिक भाषाओं का विकास। ये देखिए, अपभ्रंश से जो आधुनिक भाषाएं हैं उनका विकास क्या हुआ, अपभ्रंश से आधुनिक भाषाओं का विकास हुआ है। इसमें क्या हुआ, अपभ्रंश से आधुनिक भाषाओं का विकास कैसे हुआ है, ये देखिए। इसमें देखिए, सबसे पहले ये पूछा जाता है अपभ्रंश के भेद कितने हैं। तो अपभ्रंश के जो भेद अगर पूछ लिए जाएँ तो अपभ्रंश के कितने भेद है बताइए। अपभ्रंश के भेद अगर पूछता है तो 6 भेद हैं। अपभ्रंश के कितने भेद हैं, 6 भेद हैं। अपभ्रंश के कितने भेद हैं, 6 भेद हैं। अपभ्रंश के 6 भेद कौन कौन से हैं, देखिए। पहला भेद कौन सा है, सौरसेनी, दूसरा अर्धमागधी, तीसरा मागधी, चौथा खास, पांचवा ब्राह्मण और छठा महाराष्ट्री। ठीक है, ये कौन से, ये आपके हैं अपभ्रंश के भेद। अब देखिए, इससे विकास किन किन भाषाओं का हुआ, ये देखिए। ये प्रश्न बहुत पूछा जाता है कि सौरसेनी का विकास, सौरसेनी का विकास या सौरसेनी किन किन भाषाओं का विकास हुआ, सौरसेनी से किसका विकास, किन भाषाओं का विकास हुआ। तो सबसे पहली आपकी है पश्चिमी हिंदी, दूसरी आपकी राजस्थानी, तीसरी आपकी गुजराती। ठीक है, पहली कौन सी है, पश्चिमी, फिर राजस्थानी और फिर गुजराती। इसका ध्यान रखना, सौरसेनी से इनका विकास हुआ है। ठीक है, अगला देखिए, अर्धमागधी। अब आ जाती है आपकी अर्धमागधी। अर्धमागधी से किसका विकास हुआ, पूर्वी भाषाओं। पूर्वी भाषा में कौन सी आती हैं, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। कौन सी आती है, अवधी आती है, और बघेली आती है, और छत्तीसगढ़ी आती है। 3 भाषाएं आती हैं पूर्वी हिंदी में। ठीक है, तो अवधी भाषा, उस अर्धमागधी से विकास किसका हुआ है, पूर्वी हिंदी का। अब आ गई आपकी मागधी हिंदी। अब मागधी में देख लीजिए, मागधी कौन सी है, तीसरी है। तीसरी भाषा है आपकी मागधी। मागधी से किसका ध्यान हुआ है विकास, बिहारी का, उड़िया का, बांग्ला का और असमिया का। अगर आपको ये ध्यान ना रहे तो आप क्या कर सकते हैं, बाबू लिख सकते हैं, ध्यान रख सकते हैं, बाबू। बस ये याद कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा मागधी से इन भाषाओं का विकास हुआ, क्योंकि ये इन शब्दों से कोई भी भाषा इसमें है नहीं दी हुई। अब बी से बिहारी हो गई, और अगर ए से कहेंगे तो असमिया हो गई, और फिर बी से कहेंगे तो बांग्ला हो गई, और ऊ से कहेंगे तो उड़िया हो गई। ठीक है, यानी मागधी भाषा से जो विकास हुआ, बिहारी, उड़िया, बांग्ला और असमिया, इसका ध्यान रखना है। ठीक है, अगला देखिए खस। खस भाषा से किसका विकास हुआ है, खस से हुआ है पहाड़ी का, और इसमें सौरसेनी से भी प्रभावित है। ये खस है जो पहाड़ी से हुआ है, इससे सौरसेनी से भी प्रभावित है। अब उसके अलावा है आपकी 5वीं है ब्राह्मण। ब्राह्मण से क्या है, पंजाबी और सिंधी का विकास हुआ। पंजाबी और सिंधी का विकास किससे हुआ है, ब्राह्मण से, ब्राह्मण। और ब्राह्मण और पंजाबी से प्रभावित किससे मानी जाती है, पंजाबी सौरसेनी से भी प्रभावित मानी जाती है। अब छठी भाषा आपकी जो भेद है अपभ्रंश का, वो है आपकी महाराष्ट्री। महाराष्ट्री से किस भाषा का विकास हुआ है, आधुनिक भाषा का, वो मराठी का हुआ है। अगले देखिए, अगले हमने कुछ प्रश्न लिए हैं जो कि अपभ्रंश से लेखक और रचनाएं हैं उसकी, और उसके अलावा क्या है उसमें दिया हुआ, अपभ्रंश और अपभट्ट के कुछ लेखक और रचनाएं बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बार बार पूछिए। इस बार भी जो टीजीटी पीजीटी परीक्षा होने जा रही है उसमें भी ये पूछा जाएगा। ठीक है, इसमें से आपको 5 क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। आपको दोबारा एक बार समझ में ना आए वीडियो, दोबारा देख लेना। ठीक है, अब इसमें पहला देखिए, पहला क्या है आपका, अपभ्रंश का वाल्मीकि। देखिए क्वेश्चन ये बहुत पूछा जाता है, अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहते हैं, स्वयंभू को। अपभ्रंश का वाल्मीकि कौन है, स्वयंभू अपभ्रंश का वाल्मीकि कहलाता है। इनकी रचना कौन सी है, पैमचरू। अब प्रश्न ये भी पूछ लिया जाता है, पैमचरू को और क्या कहते हैं, तो पैमचरू को रामकाव्य भी कहा जाता है। पैमचरू को और क्या कहते हैं, रामकाव्य भी कहा जाते हैं। अब इसमें ही देखिए अपभ्रंश के और कौन से, धनपाल है। धनपाल ने क्या सी लिखा है, भविष्यत कहा। भविष्यत कहा इनकी रचना है। धनपाल की कौन सी कहानी है, जो रचना है वो है भविष्यत कहा। ये पहला प्रबंध काव्य है, पहला प्रबंध काव्य भी है ये। ठीक है, अपभ्रंश का पहला प्रबंध काव्य, अगर प्रश्न ये आता है अपभ्रंश का पहला प्रबंध काव्य कौन सा है, तो है भविष्यत कहा। ठीक है, दूसरा है आपका पुष्पदत्त। पुष्पदत्त कौन सा है आपका, महापुराण। पुष्पदत्त ने क्या लिखा, महापुराण और जसरचरू। पुष्पदत्त ने क्या लिखा, महापुराण और जसरचरू। ठीक है, चौथा आपका सरपा। सरपा ने क्या लिखा है, दोहा कोश। ठीक है, सरपा ने क्या लिखा है आपका, दोहा कोश सरपा द्वारा लिखा गया है। अब सरपा को और भी कहते हैं, सरपा को क्या कहते हैं बताइए, हिंदी का पहला कवि भी किसे कहेंगे, हिंदी का पहला कवि भी हम सरपा को मानते हैं। सरपा द्वारा लिखा गया दोहा कोश। ठीक है, अब देखिए कण्हपा आ गया।
कर्णप्पा ने क्या लिखा है, दोहा कोश और कर्णपात गीत का, क्या लिखा, कर्णपात गीत का और दोहा कोश लिखा। अब इस दोहा कोश में इतना अंतर लिखना कि इसमें जो कोश बनता है वो, अगर कर्णप्पा की रचना होगी दोहा कोश तो वो होगा बड़ा सा, लेकिन अगर सरप्पा की रचना होगी तो उसमें पेट चिरा सा होगा, ठीक है, और इसमें थोड़ा सा स्पेस भी होता है, ठीक है। दोहा कोश अलग अलग लिखा हुआ, दोहा और कोश अलग अलग लिखा है, इसका मिला हुआ आता है लिखा हुआ, इस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है। अब सब्रपा आ गया, सब्रपा ने क्या लिखा था आपका, चर्यापद, सब्रपा ने क्या लिखा, चर्यापद लिखा, ठीक है। अगले देखिए अभट्ट, अभट्ट के लेखक और उनकी रचनाएं। अब आ गया अभट्ट की रचनाएं और लेखक उनके आ गए, ठीक है। अभट्ट में कौन कौन से हैं, देखिए अभट्ट में क्या है, अब्दुल रहमान ने क्या लिखा, संदेश रासक, अब्दुल रहमान की रचना क्या है, संदेश रासक। दामोदर कवि क्या है, उक्ति व्यक्ति प्रकरण लिखा, दामोदर कवि ने क्या लिखा, उक्ति व्यक्ति प्रकरण। ज्योतिश्वर ठाकुर ने क्या लिखा है आपका, वर्ण रत्नाकर, ज्योतिश्वर ठाकुर ने क्या लिखा, वर्ण रत्नाकर। विद्यापति ने क्या लिखा, कीर्तिलता और कीर्ति पताका, ठीक है, कीर्तिलता और कीर्ति पताका लिखा। अब अगला देखिए, इसमें जो रोड कवि है दिया हुआ, रोड कवि ने क्या लिखा था, राहुल बेग, रोड कवि ने क्या लिखा, बहुत ही इंपॉर्टेंट रचना है ये, 5 रचनाएं हैं, लेकिन 5 में से एक आपको जरूर मिलेगी कंपटीशन में, कोई भी हिंदी की कंपटीशन आप देख लीजिए, टीजीटी पीजीटी के लिए तो ये रामबाण समझिए वीडियो, ठीक है। इसमें क्या है, रोड कवि ने क्या लिखा है, राहुल बेग लिखा है। अब विद्यापति का और भी आ जाता है कि विद्यापति को क्या कहते हैं, मैथिल कोकिल भी कहते हैं, वो इनकी पदावली रचना के लिए कहते हैं, किसको कहते हैं, इन्होंने जो पदावली रचना लिखी थी उसके लिए कहते हैं विद्यापति को, ठीक है। अब ये जो वीडियो है अगर आपको हमारी पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी ज़रूर दबा दें। नमस्कार।